Hello and welcome back everyone in the learning platform of Falcon Nursing Classes. As you already know कि हमने जो है MCQ का बैच स्टार्ट किया है जिसमें हमने प्रीवियस टाइम में कुछ ऑलमोस्ट 5 से 6 लेक्चर जो है वो अपलोड किए हैं और जो ये हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हम जो सॉन्डर्स के क्वेश्चंस है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वहाँ पे मोस्टली सारे क्वेश्चन जो है वो वहाँ पे इम्पॉर्टेंट ही है बिकॉज एक क्वेश्चन से बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें। बहुत सी चीज़ें जो है वो आपको पता भी होगी और बहुत सी नई चीज़ें ऐसी है जो आपको हमारे थ्रू सीखने को मिलेगी। चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन जो है हमारा दैट इज़ द नर्स इज़ केयरिंग फॉर ए टर्म न्यूबॉर्न। दैट मीन्स कि जो न्यूबॉर्न है दैट इज़ टर्म, दैट मीन्स he or she is born between 37 to 42 weeks, right? Which assessment finding would predispose the newborn to the occurrence of jaundice? That means कि इसमें से कौन सी ऐसी कंडीशन होगी जो एक्ट करेगी एज ए प्रिडिस्पोजिंग फैक्टर फॉर जॉन्डिस, राइट? देखिए, अगर ऑप्शंस की बात करेंगे, प्रेजेंस ऑफ सेफेलोहेमाटोमा, ऑप्शन बी इज इन्फेंट ब्लड टाइप ओ नेगेटिव, C is birth weight of 8 pounds or 6 ounces and negative direct कॉमर्स टेस्ट रिजल्ट। अगर ऑप्शंस की बात करेंगे, पहला जो ऑप्शन है हमारा दैट इज़ द सेफेलोहेमाटोमा। देखिए, जब भी हम एक बच्चे की बात करते हैं, न्यूबॉर्न की बात करते हैं, ड्यूरिंग द डिलीवरी दो कंडीशंस एग्जिस्ट हो सकते हैं और वी कैन से कि जो इसका स्कैल्प है उसको दो टाइप्स ऑफ इंजरीज डेवलप हो सकते हैं। वन इज़ द cephalohematoma and another one is caput succedatum। देखिए, जो कैपेट सक्सीडेनम होता है और सेफेलोहेमाटोमा होता है, दोनों की अगर सीरियसनेस की बात करेंगे, सेफेलोहेमाटोमा सीरियस होता है एज कंपेयर टू द कैपेट सक्सीडम। कैपेट सक्सीडम कैसे डेवलप हो जाता है? ये डेवलप होता है जब भी एक बेबी डिलीवर होगा थ्रू सेफेलिक और केफेलिक प्रेजेंटेशन, तब जाके क्या होता है, जो बेबी होता है बेबी के हेड में, और वी कैन से कि जो ये सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं हेड में, इनमें क्या होता है, एक फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है। क्या होता है? फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है, उसको हम बोलते हैं कैपेट सक्सीडेनम। लेकिन जो सेफेलोहेमाटोमा होता है इसमें क्या होता है, अगर ये बेबी का हेड है, दिस इज़ द स्कैल्प, और अगर ये बोन है, स्कल की बोन है, दिस इज़ द पेरिओस्टियम। जो पेरिओस्टियम होता है वहाँ पे जो वेसल्स होते हैं वो रप्चर हो जाते हैं और उनसे ब्लीड होता है। तब जाके क्या होता है, वहाँ पे भी एक सेम सा बम्प बन जाता है, दैट इज कॉल्ड एज द सेफेलोहेमाटोमा। कैपेट सक्सीडेनम में भी क्या होता है, बम्प बनता है, और सेफेलोहेमाटोमा भी बम्प बनता है, बट द डिफरेंस इज इसमें फ्लूइड होता है लेकिन सेफेलोहेमाटोमा में क्या होता है, ब्लड होता है। और ये जो है, ये जो सॉफ्ट टिश्यूज़ है, सॉफ्ट टिश्यूज़ के ही अंदर ये होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर ये सॉफ्ट टिश्यू है वहीं पे फ्लूइड एक्यूमुलेट हुई होती है, बट यहाँ पे क्या होता है, जो पेरिओस्टियम है, पेरिओस्टियम की वेसल जो है वो ब्लीड कर देती है और वहाँ पे फिर सेफेलोहेमाटोमा बन जाता है। देखिए, ये जो कैपेट सक्सीडेनम होता है ये रिजॉल्व होता है विद इन 48 to 72 आवर्स ऑफ बर्थ, ठीक है। इमीडिएटली आफ्टर बर्थ कैपेट सक्सीडेनम प्रेजेंट है और 48 to 72 आवर्स के बाद क्या होता है, ये रिजॉल्व हो जाता है। बट जो सेफेलोहेमाटोमा होता है ये यूजुअली डेवलप होता है आफ्टर 24 आवर्स, बर्थ के बाद 24 घंटे के बाद ये डेवलप हो जाता है। और रिजॉल्व कब होता है, विद इन 6 to 8 वीक्स ये रिजॉल्व होता है, दैट इज़ द डिफरेंस। सेकेंड थिंग इज कि अगर आपने बुक्स में देखा होगा कि ये जो कैपेट सक्सीडेनम है ये पास करता है सूचर लाइन को, और सेफेलोहेमाटोमा जो होता है वो पास नहीं करता है। देखिए, व्हाट डज दैट मीन कि अगर कोई बच्चा होगा, बच्चे में प्रेजेंट है, एक बच्चे में सेफेलोहेमाटोमा प्रेजेंट है और दूसरे बच्चे में कैपेट सक्सीडेनम प्रेजेंट है,
एज फॉर इंस्टेंस एक बच्चे में अगर यहाँ पे कैपिट सक्सिडेनम प्रेजेंट है, दैट मीन्स इट इज़ रेस्ट्रिक्टेड टू दैट रीजन। ठीक है, अब एज फॉर इंस्टेंस यहाँ से एक बोन है, यहाँ से दूसरी बोन है, इसके बीच में है सूचर लाइन, ये सूचर लाइन को पास नहीं करता है। लेकिन अगर एक बच्चे में सेफेलोहेमाटोमा हो सकता है, या तो उसकी अपीयरेंस ऐसी हो सकती है या फिर वो एक वाइड रीजन को इन्वॉल्व कर सकता है। दैट मीन्स अगर यहाँ से सूचर लाइन है, इसने पास किया है किसको? सूचर लाइन को। सो दैट इज़ वाई वी से कि कैपिट सक्सिडेनम जो है वो सूचर लाइन को पास करता है, लेकिन सेफेलोहेमाटोमा पास नहीं करता है। अब अगर किसी बच्चे में यहाँ पे सेफेलोहेमाटोमा है तो यहाँ पे ब्लड एक्यूमुलेट हुआ है और ब्लड में क्या है? आरबीसीज प्रेजेंट है। जब ये रिजॉल्व हो जाएगा ये सेफेलोहेमाटोमा, सो आरबीसीज जो है वो ब्रेक हो जाएगी। जब आरबीसीज का ब्रेक डाउन हो जाएगा वहाँ से रिलीज होगा बिलिरुबिन। सो अगर बिलिरुबिन की लेवल बढ़ गई दैट विल लीड टू जॉन्डिस। क्या हो सकता है? उससे जॉन्डिस हो सकता है। सो अगर बेबी को प्रेजेंट है सेफेलोहेमाटोमा, दैट विल मेक हिम प्रोन टू जॉन्डिस। जॉन्डिस इज सिंपली द इंक्रीज इन द लेवल ऑफ बिलिरुबिन इन द ब्लड। सो ऑप्शन ए विल रिमेन द राइट ऑप्शन। रिमेनिंग ऑप्शंस की बात करेंगे तो अगर दूसरे ऑप्शन का देखेंगे, जो दूसरा ऑप्शन है दैट इज इन्फेंटस ब्लड टाइप ऑफ ओ नेगेटिव। अगर ब्लड में अगर बेबी में ओ पॉजिटिव ब्लड होगा और जो मदर है उसमें ओ नेगेटिव होगा, तब जाके क्या होता है? RH इनकम्पैटिबिलिटी एग्जिस्ट होती है। उससे क्या होता है? हीमोलिसिस हो जाती है। जब हीमोलिसिस हो जाएगी तो जॉन्डिस हो सकती है बेबी में। ठीक है, दैट विल बी द पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। सो दिस इज नॉट द राइट ऑप्शन। और बर्थ वेट ऑफ 8 pounds, दैट इज ऑलमोस्ट द 3 kg, दैट इज अ नॉर्मल फाइंडिंग। एंड नेगेटिव DCT, जब भी एक बच्चे में सस्पेंशन होगा कि इसको क्या हो सकता है? RH इनकम्पैटिबिलिटी या इवन ABO इनकम्पैटिबिलिटी एग्जिस्ट होगी, तब जाके बच्चे में क्या करते हैं? DCT, दैट मीन्स की डायरेक्ट कॉम्बस टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच असेसमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द नर्स टू मेक बिफोर एडवांसिंग ए क्लाइंट फॉर लिक्विड टू सॉलिड डाइट। दैट मीन्स कि आपको एक पेशेंट को क्या करना है? लिक्विड डाइट से ट्रांसमिट करना है टुवर्ड्स द सॉलिड फूड। ठीक है, सर्जरी हुई है पेशेंट की, अपनी गैग रिफ्लेक्स सब प्रेजेंट है वहाँ पे, तो आपने पेशेंट को इनिशियल में लिक्विड डाइट पे लगा दिया, उसके बाद आपने पेशेंट को क्या किया? सॉलिड डाइट पे लगा दिया। राइट, लिक्विड डाइट के बाद अगर किसी पेशेंट को सॉलिड फूड या सॉलिड डाइट पे लगाना हो तो सबसे पहले हम क्या चीज़ चेक करेंगे? क्या हम बाउल साउंड चेक करेंगे? नहीं, ये हमने पहले ही ऑलरेडी चेक किया होगा जब हमने पेशेंट को क्या दिया होगा? लिक्विड डाइट दी होगी। तब जाके उस टाइम पे हमने एक तो गैग रिफ्लेक्स चेक की होगी प्लस बाउल साउंड चेक की होगी। अगर दोनों प्रेजेंट है दैट मीन्स कि हम इसको ऑरली पेशेंट को दे सकते हैं। राइट, कुछ भी फूड यूजुअली लिक्विड इनिशियल फेज में देते हैं। देन अब अगर शिफ्ट करना है फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड तो क्या देखेंगे कि वेदर ये पेशेंट जो है क्या ये च्यू कर पाता है कि नहीं कर पाता है। दैट मीन्स वी विल चेक द च्यूइंग एबिलिटी। सो ऑप्शन बी विल रिमेन द राइट ऑप्शन। देन द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट हु इज इन द एक्टिव स्टेज ऑफ लेबर। एक मदर है, वो किस स्टेज में है? एक्टिव स्टेज ऑफ लेबर। ठीक, देन the nurse is monitoring the fetal status and notice that the monitor strip show late deceleration. ठीक, based on this observation which action should the nurse takes immediately? right, अब एक वुमेन है, ठीक है, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर है, उसमें जो सब स्टेज है उसका दैट इज द एक्टिव स्टेज ऑफ द लेबर। राइट, अब एक्टिव स्टेज ऑफ लेबर में अगर ये मदर है तो जो हमने इसको CTG मशीन जो अटैच की थी वो दिखा रही है लेट डिसलरेशन। ऑन द बेसिस ऑफ दिस फाइंडिंग जो इमीडिएट नर्सिंग एक्शन है वो क्या हो सकती है? देखिए, अगर हम CTG की बात करेंगे, CTG या तो एक्सेलरेशन दिखाएगा एक बेबी में, एक फीटस में, या तो डिसलरेशन दिखाएगा। नाउ एक्सेलरेशन क्या होता है?
कि जो बेबी की हार्ट रेट है वो ओकेजनली क्या होता है, उसको वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। और डिसलरेशन मीन्स डिक्रीज हो जाती है। एसलरेशन अगर होगी दैट इज़ ए गुड साइन, लेकिन डिसलरेशन जब होगी दैट इज़ नॉट ए गुड साइन। अब डिफरेंट सिचुएशंस है जहाँ पे क्या होता है, डिसलरेशन होती है एक फीटस में। क्या क्या कंडीशंस होगी जहाँ फीटस में डिसलरेशन होगी, या तो ये वेरिएबल डिसलरेशन होगी, या अर्ली डिसलरेशन होगी, या फिर लेट डिसलरेशन होगी। मेमोराइज कैसे करोगे आप इस चीज़ को, आप एक निमोनिक याद रखोगे, दैट इज द व्हील चॉप। Now what does that mean? V means variable deceleration, E means early deceleration, A means acceleration, and L means late deceleration, right? अब अगर वेरिएबल डिसलरेशन है तो क्या काज हो सकता है इसका, कॉर्ड कंप्रेशन। दैट मीन्स कि जो कॉर्ड है वो कंप्रेस हुई है, और अर्ली डिसलरेशन होगी तो हेड कंप्रेस हुआ है, ठीक। एसलरेशन हुई दैट मीन्स ओके, ठीक है, दिस इज नॉट एनी कॉम्प्लिकेशन। और अगर लेट डिसलरेशन हुई है तो देयर इज प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी। प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी किस कंडीशन में यूजुअली एग्जिस्ट होती है, अगर जो बेबी होगा दैट विल बी पोस्ट टर्म, और वी कैन से कि अगर प्रेगनेंसी पोस्ट टर्म होगी, या जो मदर है उसको गैस्टेशनल डायबिटीज़ होगी। गैस्टेशनल डायबिटीज़ वाली मदर को क्या होगा, उसका जो बेबी होगा उसका साइज़ ज़्यादा होगा। ऑब्वियसली साइज़ ज़्यादा है, जो इसका प्लेसेंटा है मदर का वो प्रॉपरली इसको, मतलब जो इसकी रिक्वायरमेंट्स है ऑफ न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन वो प्रोवाइड नहीं कर रही होगी, स्पेशली ऑक्सीजन। एंड इन द सेम वे अगर पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी है वहाँ पे भी जो बेबी है उसकी नीड्स बनती है, फिर जाके जो प्लेसेंटा है वो उसको अप्रोप्रिएटली ऑक्सीजन नहीं दे पाता है, वहाँ पे एग्जिस्ट होती है प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी। और जब प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी होगी तो लेट डिसलरेशन होगा ऐसे बेबी में। नाउ ऑप्शन की बात करेंगे, क्या हमें ये डॉक्यूमेंट करनी है फाइंडिंग, हाँ करनी है, लेकिन प्रायोरिटी बेसिस पे नहीं है। देन प्रिपेयर फॉर इमीडिएट बर्थ। देखिए ये जो लेट डिसलरेशन होती है मोस्ट ऑफ द केसेस में ये जो है बेबीज़ में जो फीटस होता है उसमें प्रेजेंट होती है। सो दिस इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ इमरजेंसी, और वी कैन से कि ये उतना इमरजेंट नहीं है, इतना अर्जेंट नहीं है, जहाँ पे हम क्या करेंगे कि बेबी को मतलब रेडी करेंगे फॉर बर्थ, इधर थ्रू इंडक्शन ऑफ द लेबर और थ्रू LHCS। देन एडमिनिस्टर ऑक्सीजन थ्रू फेस मास्क। अब लेट डिसलरेशन है दैट मीन्स प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी है, तो बेबी को प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। अब हम क्या करेंगे, मदर को एडमिनिस्टर करेंगे ऑक्सीजन, सो दैट कि प्लेसेंटा से सही से ऑक्सीजन जाए, तो वो ओवरकम करेगा हाइपोक्सिया जो डेवलप होता है बिकॉज ऑफ लेट डिसलरेशन इन द फीटस, इंक्रीज द रेट ऑफ ऑक्सीटोसिन और पिटोसिन इन्फ्यूजन। देखिए जब भी ऑक्सीटोसिन हम एक मदर में एडमिनिस्टर करते हैं तो जो यूट्रस होता है वो कंट्रैक्ट हो जाता है। जब यूट्रस कंट्रैक्ट हो जाता है तब जाके क्या होता है, वो भी डेवलप करता है प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी टू सम एक्सटेंट, ठीक है। सो अगर हमने एडमिनिस्टर किया ऑक्सीटोसिन तो वहाँ पे भी क्या हो सकता है, जो फीटस है उसको हाइपोक्सिया हो सकता है, जो फीटस को हाइपोक्सिया हो सकता है वहाँ पे। अगर ऑलरेडी लेट डिसलरेशन है तो अगर ऐसे मदर को ऑक्सीजन चल रहा है, ऑक्सीटोसिन चल रहा है, तो वहाँ पे क्या करना है, हमें स्टॉप कर देना है ऑक्सीटोसिन को वहाँ पे। सो दो क्वेश्चंस आपके निकल के आते हैं, अगर लेट डिसलरेशन हो रही है बेबी में, मदर को ऑक्सीटोसिन चल रहा है, तो ऑक्सीटोसिन आपको क्या करना है, स्टॉप करना है। एंड सेकंड थिंग इज कि जो मदर है उसको ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करना है थ्रू द फेस मास्क। नाउ which atrial blood gas value should the nurse anticipate in the client with nasogastric tube attached to the continuous suction? अब क्या है,
कि नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब डाला हुआ है एक पेशेंट को और वो अटैच किया है विद सक्शन माउथ और उसको कंटिन्यूअस क्या है सक्शनिंग चल रही है। अब ऑब्वियसली अब ये जो ट्यूब है ये स्टोमक में डाला है, अगर स्टोमक में डाला है जब सक्शनिंग होगी तो वहाँ से HCl निकल के आएगा, HCl कम होगा, H पॉजिटिव आयन्स कम हो गए तो अल्कलोसिस हो जाएगी, जब अल्कलोसिस होगी तो pH जो है वो बढ़ जाएगा और यहाँ पे कौन सी अल्कलोसिस होगी मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। तो ऑब्वियसली जो बाइकार्ब आयन्स है वो भी क्या होंगे वो भी इंक्रीज हो जाएंगे। पहले में 7.25 7.30 35 to 7.45 ठीक है, इससे कम आ रहे हैं दोनों तो दोनों सजेस्ट करते हैं एसिडोसिस। अब बचते हैं दो 4.8 एंड 4.9, लेकिन बाइकार्ब यहाँ पे है नॉर्मल रेंज में 23, यहाँ पे है एलिवेटेड, सो ऑप्शन 4 will remain the right option. Then the nurse obtains a finger stick glucose reading of 425 mg per dl on a client who was recently started on the TPN। ठीक है, पेशेंट को आपने क्या किया था TPN स्टार्ट किया था, लेकिन जब आपने फिंगर स्टिक ग्लूकोज रीडिंग ली, ठीक है, उसको फिंगर में प्रिक दिया, वहाँ से ग्लूकोमीटर से ब्लड शुगर चेक किया तो दैट वाज 425 mg पर dl। ठीक, देन विच एक्शन शुड द नर्स टेक एट दिस टाइम। अब अगर इतनी ब्लड शुगर लेवल है तो ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए एक नर्स को, स्टॉप करना है TPN, अभी अभी स्टार्ट किया है, सो ऑब्वियसली देयर इज़ नीड फॉर द पेशेंट कि जो पेशेंट है वो मुँह से कुछ ले नहीं रहा है, उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हमने TPN स्टार्ट किया तो स्टॉप नहीं करेंगे एट दैट कंडीशन। देन एडमिनिस्टर इंसुलिन हम एडमिनिस्टर करेंगे बट ऑन द डॉक्टर्स और फिजिशियंस प्रिस्क्रिप्शन। देन नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, यहाँ पे हमें हेल्थ केयर प्रोवाइडर को नोटिफाई करना है कि ब्लड शुगर जो है वो 425 mg पर dl आया है, देन ही कैन प्रेस्क्राइब द इंसुलिन, और वो जाके इंसुलिन जो है वो हम ऐड करेंगे किस में TPN में। जब भी पेशेंट को TPN चल रहा होगा एट दैट टाइम उसको हाइपरग्लाइसीमिया होता है, लेकिन जब TPN हम स्टॉप करते हैं उसके बाद पेशेंट को हो सकता है हाइपोग्लाइसीमिया। सो जिस भी पेशेंट को TPN चल रहा हो उसके बेड साइड में क्या रखना होता है हमें, या D5 या D10 या D25 या D50, और सिंपली हमें क्या रखना है डेक्सट्रोज रखना है, क्योंकि जब हम TPN को स्टॉप करेंगे फिर उसके बाद क्या है चांसेस ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया है ऐसे पेशेंट को। सो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, हमें फिजिशियन को नोटिफाई करना है डिक्रीज द फ्लो रेट ऑफ TPN। ठीक, चाहे डिक्रीज करना हो फ्लो रेट ऑफ TPN और सम एनी अदर फ्लूइड, या इंक्रीज करना हो, ये दोनों जो एक्शंस है वो हम करते हैं ऑन डॉक्टर्स प्रेस्क्रिप्शन, इंडिपेंडेंटली हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। सो ऑप्शन C विल रिमेन द राइट ऑप्शन। देन ए क्लाइंट हैज़ डेवलप्ड एट्रियल फिब्रिलेशन, पेशेंट को क्या हुआ है एट्रियल फिब्रिलेशन हुई है, दैट मीन्स कि जो P वेव्स है वो एब्सेंट है, प्लस जो QRS कॉम्प्लेक्स है QRS कॉम्प्लेक्स इज इरेगुलर एंड समटाइम्स ये रेगुलर भी होता है, एंड हैज़ वेंट्रिकुलर रेट ऑफ 150 बीट्स पर मिनट, दैट मीन्स कि पेशेंट को जो है VTB डेवलप हुआ है। द नर्स शुड असेस द क्लाइंट फॉर विच इफेक्ट ऑफ दिस कार्डियक ऑकरेंस, दैट मीन्स कि जो ये कंडीशन हुई है एट्रियल फिब्रिलेशन और जो वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया हुआ है, इससे पेशेंट को क्या हो सकता है, किस साइनस किन सिम्टम्स की ओर हमें ध्यान देना है। देखिए जब भी VT होता है वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया होता है तो ऑब्वियसली जो वेंट्रिकल्स है उनको अप्रोप्रिएट टाइम नहीं मिलता है किसका कॉन्ट्रैक्शन का। अब जब इनका फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन रिड्यूस्ड है सो ऑब्वियसली ये जो इजेक्ट करेंगे ब्लड इन ए बीट दैट इज द स्ट्रोक वॉल्यूम दैट विल बी लेस,
स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा तो कार्डियक आउटपुट विल आल्सो बी लेस। अब अगर कार्डियक आउटपुट कम है सो ब्लड प्रेशर ऐसे पेशेंट का कम होगा, सो देयर विल बी हाइपोटेंशन। नाउ ऑप्शन इज फ्लैट नेक वेन्स। अगर नेक वेन्स जो है दैट इज द जुगुलर वेन, अगर वो फ्लैट होगी दैट सजेस्ट सीवियर डिहाइड्रेशन और हाइपोवोल्यूमिक शॉक हुआ है पेशेंट को। वीटी में तो हाइपोवोल्यूमिक शॉक नहीं होता है पेशेंट को। हाँ, अगर पेशेंट को वीएफ हुआ है दैट इज वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, तब जाके उसको शॉक हो सकता है, तब जाके जो वेन्स है नेक वेन्स वो फ्लैट हो सकते हैं। नॉसिया एंड वोमिटिंग, एज सच पेशेंट विल फील नॉशिया बट वोमिटिंग नहीं होगी। हाइपोटेंशन से नॉशिया होता है लेकिन वोमिटिंग नहीं होती है। देन हाइपोटेंशन एंड डिजीनेस, हाइपोटेंशन होता है यहाँ पे, और जब हाइपोटेंशन होगा पेशेंट को तो पेशेंट विल फील डिजीनेस, ठीक है, इसको नींद सी आएगी, ठीक है, सुस्ती फील करेगा। देन हाइपरटेंशन एंड हेडेक, हाइपरटेंशन तो किसी हाल में भी नहीं होगा। देन ए प्रीस्कूल विद ए हिस्ट्री ऑफ क्लेफ्ट प्लेट rapier comes to the clinic for the routine well child checkup to determine whether this condition is experiencing long term effect of cleft plate. Which question should the nurse ask the parent? That means कि एक बच्चा है, बच्चे को क्या हुआ है, क्लेफ्ट प्लेट डेवलप हुआ है। दैट मीन्स कि जो उसका ये प्लेट है हार्ड प्लेट में ये प्रॉपरली क्लोज्ड नहीं है, इसमें क्या थी, इट वाज हैविंग ए गैप, ठीक है, या तो ये कंप्लीट गैप थी या फिर पार्शल गैप थी, या एसोसिएट थी विथ क्लेफ्ट लिप या नहीं थी, या तो यूनिलेटरल थी या बाइलेटरल थी। देन अब अगर ये बच्चा एक माँ ने किस में लाया, वेल बेबी क्लिनिक में लाया, ठीक है, वहाँ पे जाके एक वेदर दिस चाइल्ड क्या है, ये एक्सपीरियंस कर रहा है लॉन्ग टर्म इफेक्ट, दैट मीन लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन, किसकी, क्लेफ्ट प्लेट की। जब भी क्लेफ्ट प्लेट प्रॉपरली क्लोज्ड नहीं होता है में क्या होता है, जो जब भी उस बच्चे को हम फीड कराएंगे ये फीड जाके बच्चे के ईयर में एंटर हो सकती है, वहाँ पे ये ओटाइटिस मीडिया क्रिएट कर सकती है, दैट इज़ द इन्फेक्शन ऑफ द मिडल ईयर। जब ओटाइटिस मीडिया एक बच्चे को होता है तब जाके उसको क्या होगा, डेफनेस डेवलप हो सकती है, वो गूंगा बन सकता है ऐसा बच्चा। सो जब हम उस बच्चे को यहाँ से कुछ बोलेंगे एज फॉर इंस्टेंस के हम उसको बुलाएंगे यहाँ से, तो वो रेस्पॉन्ड नहीं करेगा हमारी ओर, अनरेस्पॉन्सिव होगा टूवर्ड्स द डायरेक्शन या जो हम उसको इंस्ट्रक्शन देंगे। डज द चाइल्ड प्ले विथ इमेजिनरी फ्रेंड, ठीक है, प्री स्कूल्स है तो प्री स्कूल्स क्या है, उनमें इमेजिनेशन ज़्यादा होती है, वो इमेजिनरी फ्रेंड से खेलते हैं, राइट। वॉज द चाइल्ड रिसेंटली ट्रीटेड फॉर pneumonia, this is unrelated to cleft palate. Then has the child had any difficulty swallowing food, that is also unrelated to cleft palate. As I already told you कि जो ओटाइटिस मीडिया है वो क्लेफ्ट प्लेट वाले बच्चों में हो सकता है, उससे फिर जाके उनको डेफनेस होगी, और जब भी हम इनको कमांड देंगे they will remain unresponsive towards that command. So is the child unresponsive when given directions? यहाँ से हम इसको कुछ बोलेंगे लेकिन ये उसको रेस्पॉन्ड नहीं करेगा बिकॉज इसने सुना ही नहीं है। Then the nurse is performing a respiratory assessment on a client being treated for an asthma attack. The nurse determines that the client's respiratory status is worsening if which occurs. देखिए एज़मा जो होता है, एज़मा इज रिएक्टिव एयरवे डिसऑर्डर। सिंपली क्या होता है, एलर्जन एक इंडिविजुअल को जो है उसको कुछ स्पेसिफिक सब्सटेंसेस से एलर्जी होती है। सो जब भी ये
एलर्जिन इसके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चला जाता है तब जाके इसको क्या होता है, यहाँ पे इम्यूनोग्लोबुलिनस दैट इज़ द आईजीई ट्रिगर होती है। और आईजीई के ट्रिगर होने से जो मास्ट सेल्स है, मास्ट सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं और ये रिलीज़ करते हैं इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स लाइक हिस्टामाइन रिलीज़ करता है, ब्रैडिकाइनिन रिलीज़ करता है, ठीक, साइटोकाइनेज रिलीज़ करते हैं, इंटरल्यूकिन रिलीज़ करता है एंड SARS। देन जब जाके ये इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस रिलीज़ होते हैं, ये यहाँ पे वेजोडाइलेशन करवाते हैं सो दैट कि जो ये एलर्जन एंटर हुआ ये वॉश आउट हो जाएगा विद द ब्लड स्ट्रीम। प्लस क्या करते हैं, ये यहाँ से ब्रोको कंस्ट्रिक्शन करवाते हैं सो दैट कि अगर कुछ और एलर्जनस एंटर होने जा रहे हैं टूवर्ड्स द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वो नहीं होंगे। सो नेट इम्पैक्ट क्या होगा, एक तो ब्रोंकियल सिक्रीशन बढ़ जाती है प्लस ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन और ब्रोंको स्पाज्म हो जाता है एक ऐसे इंडिविजुअल में। जब अगर यहाँ पे अब ब्रोंको स्पाज्म और ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन है, जब ये पेशेंट एक्सपायर करता है तब जाके विस्लिंग साउंड प्रोड्यूस हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड एज द वीज। जो एक्सपायरेटरी वीजिंग होती है वो इनमें प्रेजेंट होती है। एंड समटाइम्स क्या होता है कि इंस्पायरेशन के टाइम पे भी ये वीजिंग प्रेजेंट हो सकती है। लेकिन अगर माइल्ड केस है एज़मा का तो वहाँ पे क्या है, जो यहाँ से ये स्पाज्म है और ब्रोको कंस्ट्रिक्शन है वो पूरी नहीं है। अब अगर पूरी नहीं है तो ऑब्वियसली यहाँ से एयर जो है वो वापस जा सकता है और वीज प्रेजेंट हो सकती है। लेकिन अब किसी इंडिविजुअल को क्या है, सीवियर एज़मा हुआ है तो वहाँ पे वीज जो है वो प्रेजेंट नहीं होगी क्योंकि एयर ही बाहर नहीं जा रहा है तो वीज नहीं आएगी। सो ये जो वीज होती है वी कैन से कि ये एक नॉन स्पेसिफिक साइन है ऑफ दिस एज़मा, ठीक है। अदरवाइज बुक्स क्या लिखते हैं कि ये स्पेसिफिक साइन है और कार्डिनल साइन है, बट इन एक्चुअल सेंस अगर देखेंगे तो ये नॉन स्पेसिफिक साइन है। ऑल्दो कि एज़मा में मोस्ट ऑफ द केसेस में वीज प्रेजेंट होती है। सो अब किससे हमें लगेगा कि पेशेंट की कंडीशन वर्सन हो रही है। जब आप बुक्स में भी देखते हो तो वहाँ पे भी मेंशन होता है कि अगर वीजिंग जो है एक इंडिविजुअल में रिड्यूस हो गई है तो ये क्या सजेस्ट करेगा, ये करेगा सजेस्ट वर्सनिंग हो रही है कंडीशन। क्योंकि ये सजेस्ट कैसे करेगा, बिकॉज जो कंस्ट्रक्शन है ब्रोंकियल ट्यूब्स की वो अब कंप्लीट हो रही है, ठीक है, कंप्लीट कंस्ट्रक्शन हो रही है, एयर फ्लो नहीं हो रहा है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि वर्सन हो रहा है, इसका रेस्पिरेटरी स्टेटस। लाउड वीजिंग, अगर कम कंस्ट्रक्शन होगी तो लाउड वीज प्रेजेंट हो सकती है, ठीक है, ये भी सजेस्ट नहीं करेगा वर्सनिंग हो रही है। वीज ऑन एक्सपायरेशन वो मोस्ट ऑफ द टाइम प्रेजेंट होगी। देन नोटिसेबली डिमिनिश्ड ब्रेथ साउंड, जब ब्रेथ साउंड डिमिनिश होगी वो जाके क्या सजेस्ट करेंगे कि एक इंडिविजुअल को अब एयर फ्लो नहीं हो रहा है, दैट मीन्स कि जो एज़मा है दैट इज गेटिंग वर्सनड। वीज ड्यूरिंग इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन दैट इज ऑल्सो द नॉर्मल फाइंडिंग। सो अगर ब्रेथ साउंड डिमिनिश हो रहे ये सजेस्ट करता है कि पेशेंट को जो है एज़मा वर्सन हो रहा है। देन होम केयर नर्स इज मेकिंग फॉलो अप विजिट्स टू ए क्लाइंट आफ्टर रीनल ट्रांसप्लांट। रीनल ट्रांसप्लांट हुआ है पेशेंट को, किस पेशेंट में करते हैं रीनल ट्रांसप्लांट, जिसको क्रॉनिक रीनल फेलियर होगा। देन द नर्स शुड असेस द क्लाइंट फॉर विच मैनिफेस्टेशन ऑफ एक्यूट ग्राफ्ट रिजेक्शन। देखिए जब भी हम रीनल ट्रांसप्लांट करते हैं पेशेंट में, सो चांसेस ऑफ ग्राफ्ट रिजेक्शन हो सकते हैं एक इंडिविजुअल में। या तो ये हाइपर एक्यूट होगी, हाइपर एक्यूट मीन्स कि आप जो नई किडनी है उसको इस टाइम लगा रहे हैं, एनास्टोमोसिस कर रहे हैं और उसी टाइम पे रिजेक्शन होगी, या विद इन 48 आवर्स और 72 आवर्स आफ्टर द दिस इंसर्शन ऑफ न्यू किडनी क्या होगा, रिजेक्शन होगी, दैट इज़ द हाइपर एक्यूट। अब अगर कुछ
डेज और वीक्स में होगी, देन वी कैन से कि ये जो है दैट इज द एक्यूट ग्राफ्ट रिजेक्शन। जब भी एक पेशेंट को ग्राफ्ट रिजेक्शन होता है दैट मीन्स कि ये जो अब आपने इंसर्ट की थी नई किडनी, ठीक है, बोथ किडनीज वायर डैमेज्ड, तो अब आपने क्या किया, एक नई किडनी लगा दी इलियक फोसम में, दैट इज़ फ्रेश, दैट इज़ न्यू। सो ये किडनी क्या करेगी, अपनी नॉर्मल फंक्शन करेगी, ठीक है, दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ द यूरिन। जब भी इसका रिजेक्शन होगा तो ऑब्वियसली जो यूरिन है, यूरिन नहीं आएगा, या तो पहले कम कम आएगा उसके बाद नहीं आएगा। सो इनिशियल में ओलिग्यूरिया होगा एंड लेटर ऑन देयर विल बी एन्यूरिया, राइट। और क्या होगा, फ्लूइड एक्यूमुलेट होगा, इसमें इन्फेक्शन हो सकता है इसको, तो देयर विल बी टेंडरनेस, जहाँ पे आपने ग्राफ्ट लगाया था वहाँ पे टेंडरनेस होगी, प्लस इन्फेक्शन अगर है यहाँ पे तो फीवर डेवलप होगा और मैलियस डेवलप होगा। देखिए ये जो है दीज आर द ऑल्दो दीज आर प्रेजेंट बट दीज आर नॉन स्पेसिफिक। जो स्पेसिफिक साइन होती है ऑफ ग्राफ्ट रिजेक्शन दैट इज ईदर इंक्रीज्ड क्रिएटिनिन और रिड्यूस्ड GFR, ठीक है, ये सजेस्ट करता है कि ग्राफ्ट रिजेक्शन हुआ है एक पेशेंट में। सो क्या साइनस होंगे, देयर विल बी, क्या हाइपोटेंशन होगा, नहीं हाइपोटेंशन नहीं होगा क्योंकि ओलिग्यूरिया है, अब फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रहा है बॉडी में तो हाइपरटेंशन हो सकता है, ग्राफ्ट टेंडरनेस हो सकती है, एनीमिया लेटर स्टेजेस में डेवलप हो सकता है बिकॉज इरिथ्रोपोइटिन यहाँ से फिर रिलीज नहीं होगा, देन हाइपरटेंशन होगा ऐसे इंडिविजुअल में, ओलिग्यूरिया होगा। थर्स्ट क्या हो सकती है, नहीं, जो थर्स्ट का ड्राइव है और रेस्पॉन्स है दैट विल बी लो, ठीक है, बिकॉज बॉडी में ऑलरेडी फ्लूइड प्रेजेंट है, सो हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेशन नहीं मिलेगी कि पानी चाहिए, सो ऑब्वियसली देयर विल बी नो थर्स्ट और लॉस ऑफ थर्स्ट। तो हाइपोथर्मिया यूजुअली जो ये पेशेंट्स होते हैं जिनको ग्राफ्ट रिजेक्शन होगा उनको क्या होता है, हाइपरथर्मिया होता है बिकॉज ऑफ द फीवर, हाइपोथर्मिया नहीं होता है। देन फीवर, हाइपरटेंशन, फीवर होता है, हाइपरटेंशन भी होता है बिकॉज ऑफ फ्लूइड एक्यूमुलेशन, टेंडरनेस होती है बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन और मैलेस होता है बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन। देन फीवर यहाँ पे वोमिटिंग हो सकती है, हाइपोटेंशन नहीं होगा, कोपियस अमाउंट ऑफ डाइल्यूटेड यूरिन अमाउंट। देन next question is, the nurse hears the alarm sound on the telemetry monitor, looks at the monitor and notice that the client is in VT, patient को क्या हुआ है, ventricular tachycardia हुआ है। The nurse rushes to the client's room, upon reaching the client's bedside which action should the nurse take first, ठीक। सो अलार्म आई टेलीमेट्री को, और सिंपली यू कैन से कि जो मॉनिटर लगा था पेशेंट को उसमें अलार्म आई ऑफ VT, ठीक है। अब एज ए नर्स आप काम कर रहे हो किसी हॉस्पिटल में, तो यू वेंट टू द पेशेंट, राइट। सो वहाँ पे आपने सस्पेक्ट क्या किया कि पेशेंट को VT हुआ है, व्हाट विल बी योर फर्स्ट एक्शन। देखिए जब भी एरिथमियाज डेवलप होते हैं एक पेशेंट को, एरिथमियाज के टाइम क्या होता है, हम पेशेंट का पहले तो रेस्पॉन्स चेक करते हैं, लाइकवाइज हम CPR में करते हैं। आफ्टर दैट अगर सस्पेक्टेड है कि पेशेंट को नीड ऑफ CPR है तब CPR देंगे अनटिल जब तक डिफिब्रिलेटर हमें अवेलेबल हो जाएगा। तो कॉल द कोड, सबसे पहले कॉल नहीं करनी है। देन प्रिपेयर फॉर कार्डियोवर्जन, ठीक है, कार्डियोवर्जन के लिए प्रिपेयर नहीं करना है बिकॉज देयर इज वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। प्रिपेयर फॉर डिफिब्रिलेशन, डिफिब्रिलेशन के लिए करना है बट लेटर ऑन। देन चेक द क्लाइंट्स लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, पहले इसकी लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस हमें चेक करनी है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, द नर्स असेसेस द प्री ऑपरेटिव client, which question should the nurse ask the client to help determine the client's risk for developing malignant hyperthermia in the perioperative period? So यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा रिस्क फैक्टर है जो डेवलप कर सकता है malignant hyperthermia in the patient who is in the perioperative period. That means कि during or immediately after the surgical procedure एक इंडिविजुअल को कौन सा ऐसा रिस्क फैक्टर है
जो डेवलप कर सकता है मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। देखिए, जो मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया होता है, मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया क्या होता है, जब एक इंडिविजुअल को एनेस्थीसिया हम देते हैं, एट दैट टाइम क्या होता है, कुछ पेशेंट्स में जो स्केलेटल मसल्स होते हैं वो कंट्रैक्ट करते हैं एक्सेसिवली। जब मसल की कंट्रैक्शन एक्सेसिवली हो जाएगी तब जाके क्या होगा, देयर विल बी हीट प्रोडक्शन, एक्सेसिव हीट प्रोडक्शन होगी और जो हार्ट रेट है ऐसे इंडिविजुअल की वो बढ़ जाएगी। और जब मसल्स कंट्रैक्ट करेंगे एक्सेसिवली, आफ्टर दैट क्या होगा, मसल स्पाज्म डेवलप हो जाएगा ऐसे इंडिविजुअल में। दैट इज़ कॉल्ड एज द मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया की बात करेंगे तो जो मोस्ट कॉमन एनेस्थेटिक एजेंट है जिससे मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया होता है, दैट इज़ सक्सिनाइलकोलिन प्लस हेलोथेन। हेलोथेन से यूजुअली क्या होता है, मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया होता है। अब ये जो मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया है ये फॉलो करता है हेरिडिटरी पैटर्न और जेनेटिक पैटर्न। दैट मीन्स कि अगर हमने किसी इंडिविजुअल को ऑपरेट किया था उसमें क्या हुआ था, मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया हुआ था। अब अगर इस इंडिविजुअल के चाइल्ड को हम ऑपरेट करेंगे तो इस चाइल्ड में मैक्सिमम चांसेस होते हैं ऑफ मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, बिकॉज ये जो मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया है ये फॉलो करता है जेनेटिक ट्रेंड। सो जिस भी पेशेंट को रिस्क होगा ऑफ मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया और हमें आइडेंटिफाई करना है रिस्क फॉर मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, तो वहाँ पे हमने इसकी क्या करनी है, जेनेटिक हिस्ट्री चेक करनी है। नाउ अगर हम ऑप्शंस का देखेंगे, हैव यू एवर हैड हीट एग्जॉशन और हीट स्ट्रोक, क्या हम पेशेंट को बोलेंगे कि क्या आपको कभी हीट स्ट्रोक हुआ है, ये हमें टच नहीं करना है वहाँ पे, बिकॉज हीट स्ट्रोक इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। हीट स्ट्रोक में क्या होता है, जब एक इंडिविजुअल जो है जब वो प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक्सपोजर रहता है टुवर्ड्स द सनलाइट यूजुअली, तब जाके उसमें हीट स्ट्रोक डेवलप हो जाता है। और ये भी कंसिडर करते हैं हम एज मेडिकल इमरजेंसी। और जो इमीडिएट इंटरवेंशन होता है हीट स्ट्रोक का, पहले तो एक इंडिविजुअल को जो सोर्स ऑफ हीट होता है उससे रिमूव करना है, देन आफ्टर दैट वी परफॉर्म द कोल्ड स्पॉन्जिंग। देन व्हाट इज़ द नॉर्मल रेंज फॉर योर बॉडी टेम्परेचर, ये रिलेवेंट है। डू यू और एनी ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स हैव फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस और मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया के बीच कोई रिलेशन नहीं है। डू यू और एनी ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स हैव प्रॉब्लम्स विद जनरल एनेस्थीसिया। सो अगर किसी फैमिली मेम्बर को जनरल एनेस्थीसिया से मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया होता है, सो देयर आर द चांसेस कि इस पेशेंट में भी क्या हो सकता है, मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया हो सकता है। देन ए क्लाइंट हैज़ डेवलप्ड oral mucositis as a result of radiation to the head and neck. Which measure should the nurse teach the client to incorporate in a daily home care routine? That means कि एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में हमें पूछा जा रहा है कि एक पेशेंट को ओरल म्यूकोसाइटिस डेवलप हुआ है जिसको आप सिंपली क्या बोलते हो, स्टोमेटाइटिस। जब भी किसी इंडिविजुअल को स्टोमेटाइटिस डेवलप हुआ है, सो ऐसे इंडिविजुअल को हम क्या करेंगे, जो इसका डेली होम केयर रूटीन है उसमें हम कौन सी चीज़ ऐड करेंगे। और स्टोमेटाइटिस किससे हुआ है, बिकॉज ऑफ द रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी जब भी हम एक इंडिविजुअल को देते हैं तो मैक्सिमम चांसेस ऑफ स्टोमेटाइटिस डेवलप होते हैं ऐसे इंडिविजुअल में। अब अगर स्पेशली हेड एंड नेक रीजन में है तो तब होंगे ही होंगे। देखिए, जब भी स्टोमेटाइटिस होती है एक रेडिएशन वाले पेशेंट को, ऐसे पेशेंट में ओरल हाइजीन जो है वो परफॉर्म करना है, और वी कैन से कि ओरल केयर जो है वो परफॉर्म करनी है फ्रीक्वेंटली। ठीक है, ऑलमोस्ट 4 से 6 दफ़ा डेली बेसिस पे, राइट।
तो इन चीज़ों में से कौन सी चीज़ अब ऐड करेंगे ऐसे पेशेंट के डे होम केयर प्लान में। ओरल हाइजीन शुड बी परफॉर्मड इन द मॉर्निंग एंड द इवनिंग, ठीक है, मॉर्निंग और इवनिंग में ही करना है क्या, ओरल हाइजीन परफॉर्म। एज ए ऑलरेडी टोल्ड कि फ्रीक्वेंटली करना है 4 to 6 टाइम्स डेली, सो इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होनी चाहिए। ग्लास ऑफ वाइन पर डे विल नॉट पोज एनी फर्दर हार्म टू द ओरल कैविटी। जिस भी पेशेंट को स्टोमाटाइटिस होगा, अगर हम उसको वाइन देंगे तो वाइन से क्या होता है, देयर ऑकर्स द ड्राइनेस ऑफ माउथ। जब ड्राइनेस ऑफ माउथ होगी तो स्टोमाटाइटिस से जो पेन होती है इंडिविजुअल को, दैट विल एग्रीवेट, ठीक है, वाइन नहीं देना है। हाई प्रोटीन फूड सच एज पीनट बटर। देखिए पीनट बटर हम अगर ऐसे पेशेंट को देंगे तो पीनट बटर जो होती है दैट इज़ वो हाईली विस्कस होती है, सो वो एडहियर हो सकती है किससे, ओरल म्यूकोसा से, और वो एग्रीवेट कर सकती है डिस्कम्फर्ट पेशेंट का। कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंट टीथ क्लीनिंग एंड रिंसिंग विद ए वीक सलाइन एंड वाटर सोल्यूशन बिफोर एंड आफ्टर ईच मील, ठीक है। सो क्या करना है ऐसे इंडिविजुअल को, वीक सलाइन एंड वाटर सोल्यूशन से ऐसे इंडिविजुअल को वॉश करना है माउथ बिफोर एंड आफ्टर ईच मील। वीक सलाइन ही क्यों, अगर सलाइन हम ज़्यादा यूज़ करेंगे, सॉल्ट ज़्यादा यूज़ करेंगे तो पेशेंट को क्या हो सकता है, इचिंग फील हो सकता है स्टोमा में और ओरल कैविटी में, दैट इज़ वाई कि वीक सॉल्ट हमें यूज़ करना है। देन ए क्लाइंट हु इज़ बीइंग ट्रीटेड फॉर एक्यूट हार्ट फेलियर, पेशेंट को क्या हुआ है, एक्यूट हार्ट फेलियर हुआ है, हैज़ द फॉलोइंग वाइटल साइंस। बीपी जो है दैट इज़ 85/50, ठीक है, पल्स रेट जो है दैट इज़ 96, रेस्पिरेशन 26 है। द हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रेस्क्राइब्स डिगॉक्सिन दैट इज़ लिनॉक्सिन। एज यू नो कि जो डिजॉक्सिन है दैट इज़ पॉजिटिव आयोनोट्रोप, ये क्या करता है, ये जो हार्ट की कंट्रैक्शन है उसको ये इंक्रीज़ कर देता है, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को, और इन अदर वर्ड्स हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो स्ट्रेंथ ऑफ बीट है वो इंक्रीज़ कर देता है लेकिन हार्ट रेट को ये रिड्यूस कर देता है। टू इवेलुएट ए थेरेपेटिक रेस्पॉन्स टू दिस मेडिकेशन विच चेंजेस इन द क्लाइंट्स वाइटल साइन शुड द नर्स एस्पेक्ट। सो ऑब्वियसली इससे क्या होगा, जो पेशेंट है, पेशेंट की जो हार्ट रेट है वो कम हो जाएगी, लेकिन जब फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा सो ऑब्वियसली कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा और इसका जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा। सो पहले ऑप्शन की बात करेंगे, बीपी इज़ 85/50, डेटा में भी पहले बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन भी सेम था, सो कोई चेंज नहीं आई है। देन पल्स रेट जो है वो रिड्यूस हो गई है, राइट। सेकंड केस में क्या है, बीपी जो है वो इंक्रीज़ हुआ है और पल्स जो है वो रिड्यूस हुई है, सो दैट इज़ द नॉर्मल थेरेपेटिक रेस्पॉन्स। थर्ड कंडीशन में बीपी इंक्रीज़ हुआ है लेकिन पल्स भी बढ़ गई है, दैट्स नॉट पॉसिबल। और फोर्थ में बीपी भी बढ़ गया है एंड पल्स भी, दैट इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, ए क्लाइंट विद ए नोन हिस्ट्री ऑफ पैनिक डिसऑर्डर came to the emergency department and states to the nurse, please help me, I think I am having a heart attack, what is the priority nursing action। देखिए सो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि पेशेंट जो है उसको हिस्ट्री है ऑफ पैनिक डिसऑर्डर, ठीक है, तो ऐसा इंडिविजुअल इमरजेंसी में आया एंड उसने एक नर्स को क्या कहा कि प्लीज़ हेल्प मी, आई थिंक आई एम हैविंग हार्ट अटैक। सो देयर इज़ सस्पिशियस केस है किसका, हार्ट अटैक का और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का। व्हाट इज़ द प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन, तो ऐसी कंडीशन में प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा। चेक द क्लाइंट्स वाइटल साइंस, क्या हमें वाइटल साइंस देखने हैं। एनकरेज द क्लाइंट टू यूज़ रिलैक्सेशन टेक्निक्स। देन आइडेंटिफाई द मैनिफेस्टेशन जो रिलेटेड है टू पैनिक डिसऑर्डर। डिटरमाइन व्हाट द क्लाइंट्स एक्टिविटी इन्वॉल्व्ड व्हेन द पेन स्टार्टेड। जो चारों ऑप्शंस है वो हमें ऐसे केस में क्या करने हैं, इम्प्लीमेंट करने हैं, बट प्रायोरिटी बेसिस पे हमें क्या करना है। देखिए जब पेशेंट आया, पेशेंट वाज हैविंग द चेस्ट पेन ऑब्वियसली एंड ही वाज फीलिंग द
सेंस ऑफ इम्पेंडिंग डूम। ठीक, देन ऐसी कंडीशन में अगर डिफ्रेंशिएट करना हो पैनिक डिसऑर्डर और किस में, हार्ट अटैक में, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेशेंट की वाइटल्स चेक करेंगे वेदर अगर हार्ट अटैक हुआ होगा तो और पैनिक डिसऑर्डर होगा, दोनों कंडीशन में क्या होगा, टैकीकार्डिया प्रेजेंट होगा। बट इन केस पेशेंट को हार्ट अटैक डेवलप हुआ है, या तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा या फिर ब्लड प्रेशर जो है दैट विल बी रिड्यूस्ड। बट इन केस ऑफ पैनिक अटैक जो ब्लड प्रेशर होता है एक इंडिविजुअल का दैट इज एलिवेटेड। सो ऑन द बेसिस ऑफ वाइटल साइंस हमें क्लू मिलेगा कि पेशेंट को वेदर पैनिक अटैक डेवलप हुआ है और हार्ट अटैक डेवलप हो गया है ऐसी कंडीशन में, या ऑन द बेसिस ऑफ नर्सिंग प्रोसेस भी हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं ऐसे प्रॉब्लम को, क्योंकि प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन है। सो अगर नर्सिंग प्रोसेस इम्प्लीमेंट करेंगे तो सबसे पहला स्टेप जो है दैट इज़ द असेसमेंट। ठीक है, सो असेसमेंट जब हम करेंगे, असेसमेंट में ऑब्वियसली वाइटल साइंस आएंगे, तो वाइटल साइंस मॉनिटरिंग हम पहले करेंगे और असेसमेंट पहले कर लेंगे ऐसे इंडिविजुअल में। देन द क्लाइंट विद ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया दैट इज टिक डुलोरो। टिक डुलोरो किसको बोलते हैं, ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया को। जो ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया होता है इसमें कौन सी नर्व इन्वॉल्व होती है, दैट इज द क्रैनियल नर्व फिफ्थ, उसको ट्राइजेमिनल नर्व बोलते हैं, दैट इज द लार्जेस्ट नर्व इन द ह्यूमन बॉडी। इसके 3 ब्रांचेस होते हैं, वन इज द ऑप्थेल्मिक, देन मैक्सिलरी और मैंडिबुलर ब्रांच। नाउ अब पेशेंट को क्या हुआ है, ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया हुआ है। ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया में कौन सी नर्व इम्पैक्ट होती है, फिफ्थ क्रैनियल नर्व दैट इज द ट्राइजेमिनल नर्व। जब पेशेंट को ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया होगा तो ऐसे इंडिविजुअल को क्या होती है, सीवियर पेन होती है फेस में। आस्क्स द नर्स फॉर ए स्नैक एंड समथिंग टू ड्रिंक। ठीक, देन व्हाट इज़ द बेस्ट सिलेक्शन द नर्स शुड प्रोवाइड फॉर द क्लाइंट। अब पेशेंट जो है, पेशेंट आस्क कर रहा है फॉर द स्नैक्स एंड समथिंग टू ड्रिंक, तो ऐसे पेशेंट में हमें क्या देना है। देखिए जिस भी पेशेंट को ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया होगा ऐसे इंडिविजुअल में 2 चीज़ें एज ए नर्सिंग कंसिडरेशन हमें रखनी है। पहला ये कि जो पेशेंट होता है उसको हमें सॉफ्ट फूड्स देने होते हैं, बिकॉज द पेशेंट इज़ हैविंग डिफ़िकल्टी इन मैस्टिकेशन और चिविंग, क्योंकि ट्राइजेमिनल नर्व का रोल होता है किसमें, ये एड करती हैं इन द चिविंग। सेकंड इज़ कि ना जो भी हम फ्लूइड्स देंगे ऐसे पेशेंट को, ना तो वो टू हॉट होने चाहिए ना ही टू कोल्ड, क्योंकि दोनों सिचुएशन जो है वो एग्रीवेट करते हैं पेन ऐसे इंडिविजुअल का। सो इन नटशल वी कैन से कि जो भी हम इसको फ्लूइड्स देंगे, जो भी लिक्विड देंगे दैट शुड बी ल्यूकवार्म, वेदर कोई वाटर देंगे या जूस देंगे दैट शुड बी द ल्यूकवार्म। सो उससे क्या होगा, एक पेशेंट में पेन डेवलप नहीं हो सकती है। और मैनेजमेंट की बात करेंगे तो जो ड्रग ऑफ चॉइस बनता है फॉर ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया दैट इज कार्बामेंजिपिन। कार्बामेंजिपिन ये एक्ट करता है एज एंटी कन्वल्सेंट। सो हम ये किस में देते हैं, ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया में, क्योंकि जो हाइपरस्टिमुलेशन ऑफ नर्व्स होती है उनको ये क्या करता है, सप्रेस करता है और कंट्रोल करता है। अगर किसी सिचुएशन में कार्बामेंजिपिन हमारे पास नहीं है देन वी कैन गो फॉर अदर एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स लाइक फेनेटोइन भी हम ऐसे इंडिविजुअल में दे सकते हैं। प्लस अगर पेन है इस इंडिविजुअल में सो हम पेन को मैनेज करने के लिए गाबापेंटिन का यूज़ करते हैं। जो गाबापेंटिन होता है ये यूजुअली 2 वीक्स के बाद अपना जो है थेरापेटिक इफेक्ट शो करता है। सो जिस भी इंडिविजुअल को अगर गाबापेंटिन थेरेपी पे हम
स्टार्ट करेंगे गाबापेंटिन की थेरेपी। सो पेन मैनेजमेंट के लिए अप टू द 2 वीक्स हमें साइड बाय साइड और कुछ जो है पेन मेडिकेशन वो रखनी है, जैसे हम NSAID रखेंगे, राइट नाउ। सो ऐसे इंडिविजुअल में हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑप्शन इज हॉट कोकाओ विथ हनी एंड टोस्ट। हॉट नहीं देना है ज़्यादा, वेनिला पडिंग एंड ल्यूक वार्म मिल्क, ल्यूक वार्म फ्लूइड हम दे सकते हैं। हॉट हर्बल नहीं देने हैं और आइस्ड कॉफ़ी नहीं देनी है। सो यहाँ पे हमें क्या पूछा जा रहा है कि एक इंडिविजुअल को जो है एस शेप्ड डीविएशन है किसकी, सुपाइनल कॉर्ड की, दैट इज कॉल्ड एज द स्कोलियोसिस। हाँ, स्कोलियोसिस में क्या होती है, एस शेप्ड डीविएशन होती है या लेटरल डीविएशन होती है किसकी, सुपाइनल कॉर्ड की एक पेशेंट में। या तो ये राइट साइड में होगा, दैट इज द डेक्स्ट्रोस्कोलियोसिस, और इट कैन बी लिवोस्कोलियोसिस। सो ऐसे पेशेंट में फिर हम क्या करते हैं, अगर ये इसका वर्टेबल कॉलम है तो एक्सटर्नली जो है कुछ रॉड्स लगाते हैं ऐसे पेशेंट को, सो दैट कि ये जो सुपाइनल कॉर्ड है इसका वो प्रॉपर वर्टेबल कॉलम जो है वो प्रॉपर अलाइनमेंट में आ जाए, और दैट इज कॉल्ड एज द हैरिंगटन्स रॉड सिस्टम, हैरिंगटन्स रॉड सिस्टम। अब जब भी हमने पेशेंट को हैरिंगटन्स रॉड सिस्टम लगाया, हमने सुपाइनल रॉड इंसर्ट की, और वी कैन से कि हमने सुपाइनल कॉर्ड को मैनिपुलेट किया, सो ऑब्वियसली क्या हो सकता है, ऐसे इंडिविजुअल को सुपाइनल कॉर्ड की इंजरी हो सकती है ऐसे पेशेंट में। देयर कैन ऑकर द लॉस ऑफ द सेंसेशन। सो हमें पेशेंट को क्या करना है, जो भी एक्सट्रीमिटीज़ है, वेदर अपर एक्सट्रीमिटीज़ है लोअर एक्सट्रीमिटीज़ है, उनकी सेंसेशन हमें चेक करनी है ऐसे केस में। क्या हम पेन लेवल को चेक करेंगे इंडिविजुअल को अगर डिस्कम्फर्ट है तो वो हम चेक करेंगे, बट प्रायोरिटी नहीं रहेगी। एबिलिटी टू फ्लेक्स एंड एक्सटेंड द फीट, दैट इज़ के हमें क्या करना है, जो टेंडन रिफ्लेक्स है वो चेक करनी है, लेटर ऑन वो चेक कर सकते हैं। एबिलिटी टू टर्न यूजिंग द लॉग रोल टेक्निक, देन कैपिलरी रिफिल, सेंसेशन एंड मोशन इन ऑल एक्सट्रीमिटीज़। जब ये प्रेजेंट होगा दैट मीन्स कि जो इसको न्यूरोवास्कुलर जो स्टेटस है पेशेंट का, दैट इज मेंटेन्ड। देन a nurse has just finished assisting the healthcare provider in placing central intravenous line। ठीक है, सेंट्रल IV लाइन मीन्स के जो क्लोज होगी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ बॉडी और मिड लाइन ऑफ द बॉडी। सेंट्रल लाइन क्या होती है, सेंट्रल लाइन जो है वो हम जो हमारी सुपीरियर वेना केवा है उसमें इंसर्ट करते हैं, और वी कैन से कि जो टिप होता है सेंट्रल लाइन का वो प्रेजेंट होता है कहाँ पे, इन द कैवो एट्रियल जंक्शन। जो सुपीरियर वेना केवा है और राइट एट्रियम में इसका जो जंक्शन होता है, एज फॉर इंस्टेंस कि दिस इज़ द राइट एट्रियम एंड दिस इज़ द सुपीरियर वेना केवा। ये जो जंक्शन है यहाँ पे होता है टिप किसका, सेंट्रल लाइन। और सेंट्रल लाइन को इंसर्ट करने के लिए मोस्ट कॉमनली हम जो सब क्लेवियन वेन होती है, सब क्लेवियन वेन का यूज़ करते हैं फॉर द इंसर्शन। अगर सब क्लेवियन वेन के थ्रू हमें एसएस नहीं मिलती है देन वी कैन गो फॉर द इंटरनल जुगुलर वेन, लेकिन एंड में ये कहाँ पे जाती है, इन द सुपीरियर वेना केवा। और मोर स्पेसिफिक पूछा जाए तो क्या वो एट्रियल जंक्शन पे जाता है। और ये हम क्यों इंसर्ट करते हैं एक इंडिविजुअल में, सो दैट कि अगर हमें हायर ऑस्मोलैरिटी फ्लूइड देना हो, लाइक कि TPN देना हो पेशेंट को, वो हम थ्रू सेंट्रल लाइन देते हैं। और लार्ज डोजेज ऑफ मेडिकेशन देना हो, कंटिन्यूस IV फ्लूइड सपोर्ट पे होगा पेशेंट, तो ऐसे इंडिविजुअल में हम सेंट्रल लाइन इंसर्शन करते हैं। जब भी एक पेशेंट को और किसी इंडिविजुअल को सेंट्रल लाइन हम डालते हैं तब जाके चांस हो सकता है कि पेशेंट को क्या होगा, न्यूमोथोरैक्स डेवलप हो सकता है। दैट मीन्स कि जो प्लूरल कैविटी है, प्लूरल कैविटी में ईयर एक्यूमुलेट हो सकता है
ऐसे इंडिविजुअल में। जब भी न्यूमोथोरैक्स होगा तो पेशेंट को क्या होगा, देयर विल बी ऑब्वियसली एयर एंटर हुआ है तो कंप्रेशन होगा, तो देयर कैन बी द चेस्ट पेन। चेस्ट पेन जो होती है इंडिविजुअल को वो एग्रीवेट होती है अगर पेशेंट मूवमेंट करेगा या कफ करेगा। देन अब यहाँ पे जो है जो लंग्स है वो कंप्रेस हो रहे हैं, सो ऑब्वियसली अगर लेफ़्ट लंग है यहाँ पे, अगर लेफ़्ट लंग कंप्रेशन हो जाएगा या लेफ़्ट साइड में न्यूमोथोरैक्स है तो पेशेंट को क्या होगा, जो हार्ट है इसका वो कंप्रेस हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट कम होगा, सो देयर कैन बी हाइपोटेंशन। अब हाइपोटेंशन होगा इंडिविजुअल को, कार्डियक आउटपुट कम होगा तो देयर विल बी टैकीकार्डिया एज कंपनसेशन, और डिस्निया वगैरह हो सकता है एक पेशेंट को। जब भी ब्रेथ साउंड्स हम एसेस करेंगे न्यूमोथोरैक्स वाले पेशेंट का, देयर विल बी एब्सेंट ब्रेथ साउंड्स। किस रीजन में, जिस रीजन में न्यूमोथोरैक्स डेवलप हो चुका होगा। सो सेंट्रल लाइन जब भी हम इंसर्ट करते हैं वहाँ पे चांसेस ऑफ न्यूमोथोरैक्स होते हैं। नाउ अब अगर हमें कंफर्म करना है कि वेदर जो ये हमने सेंट्रल कैथेटर डाला और सेंट्रल लाइन डाली, क्या ये सुपीरियर वेना कावा में है कि नहीं है, उसके लिए हमें एक्सरे परफॉर्म करना है। उससे हमें अप्रोप्रिएटली पता चलेगा कि वेदर ये अपनी जगह पे प्लेस्ड है कि नहीं है। सो ऑप्शन ए विल रिमेन द राइट ऑप्शन। assess द क्लाइंट्स टेम्परेचर टू मॉनिटर फॉर इन्फेक्शन, लेटर फेजेस में हम ये करते हैं। लेबल द ड्रेसिंग विद डेट एंड टाइम, ये इमीडिएटली करते हैं बट प्रायोरिटी नहीं है। मॉनिटर द ब्लड प्रेशर टू एसेस फॉर फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड, और जब हम इसके थ्रू फ्लूइड देना स्टार्ट करेंगे तब जाके हमें मॉनिटर करना है फॉर फ्लूइड ओवरलोड। नाउ ए चाइल्ड सस्टेन ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, जो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर होता है, ग्रीन स्टिक दैट मीन्स कि जो स्टिक्स होते हैं, जो नरम स्टिक्स होते हैं किसी भी प्लांट में, उनको बोलते हैं ग्रीन स्टिक्स। नाउ अगर हम इस ग्रीन स्टिक को जब हम तोड़ते हैं तो वो ऐसे टूट जाती है, आधा उसका टूट जाता है लेकिन आधा जो है वो बेंड रहता है। सो इस टाइप का फ्रैक्चर अगर होगा दैट वी कॉल एज ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। जो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर होता है वो चिल्ड्रन में मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर होता है, और एडल्ट्स की बात करेंगे तो एडल्ट्स में जो मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर होता है दैट इज़ द कूलीज फ्रैक्चर, और कूलीज फ्रैक्चर होता है डिस्टल एंड ऑफ रेडियस को। यूजुअली किन में होता है, जो भी इंडिविजुअल्स मोर देन 50 ईयर्स ऑफ एज होंगे। सो इसमें क्या है, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर में बेंट होती है बोन। सो अगर इन डायग्राम्स की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आधा पोर्शन है इसका ब्रोकन एंड अदर पोर्शन है इंटैक्ट। सो जो पहली इमेज है वो डिप्लिक्ट करती है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। सेकंड में ऐसे सुपायरली जो है बोन ब्रेक हुई है, सो इट इज़ सुपायरल फ्रैक्चर, ठीक है। थर्ड में बोन जो है वो ब्रेक हुई है इन 2 सेगमेंट्स, लेकिन सिकिन जो है दैट इज़ इंटैक्ट, सो इट इज़ कंप्लीट फ्रैक्चर बट क्लोज्ड है। देन ऑप्शन 4 में ब्रेक हुई है तो कंप्लीट है लेकिन स्किन के थ्रू पर्स हुई है, दैट मीन्स इट इज़ कंप्लीट फ्रैक्चर और ओपन है। नाउ द फाइनल क्वेश्चन इज ए चाइल्ड हैज़ जस्ट रिटर्नड फ्रॉम सर्जरी एंड हैज़ हिप सुपाइका कास्ट, कि एक चाइल्ड है जो रिटर्न हुआ है किससे, सर्जरी से, जिसको हमने सर्जरी परफॉर्म की है, और अब इसको क्या लगा है, हिप में एक स्पाइका कास्ट लगा है। व्हाट इज़ द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन एट दिस टाइम, इस केस में प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या है। एलिवेट द हेड ऑफ द बेड, देखिए अब ये जो हिप है इसका, अगर ये बेबी है ठीक, तो बेबी में क्या है, हिप में सुपाइका कास्ट लगा है। सो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, अगर हम हेड एंड एलिवेट करेंगे सो वीनस रिटर्न इस रीजन का क्या है, कम हो जाएगा, एडिमा होगा यहाँ पे, तो पेशेंट विल फील
डिस्कम्फर्ट। सो हमें हेड एंड जो है वो एलिवेट नहीं करना है। एबडक्ट द हिप्स यूजिंग पिलोज। देखिए जिस भी बच्चे में, जिस भी पेशेंट में हम हिप स्पाइका कास्ट लगाते हैं वो एबडक्शन में ही रखता है। किनको? हिप को एबडक्शन में ही रखता है। दैट मीन्स कि सेपरेट रखता है हिप्स को एक दूसरे से। देन देयर इज नो नीड ऑफ these pillows. Then turn the child on the right side. जिस भी पेशेंट को, जिस भी बच्चे को हमने कास्ट लगाया होगा, ऐसे इंडिविजुअल में अगर कंट्रा इंडिकेटेड नहीं है तो 2 आवरली हम इसकी जो है पोजीशन चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट एडवांटेजेस की जो बेड सोर्स हैं वो डेवलप नहीं हो सकते हैं। सेकंड एडवांटेजेस की जब इस कास्ट के थ्रू ईयर जो है पर्कुलेट हो जाएगा, सो जो ड्राइंग है इसकी वो प्रमोट हो जाएगी। नाउ सो हमें टर्न करना है चाइल्ड को टाइम टू टाइम, बट ये प्रायोरिटी नहीं है। सो प्रायोरिटी क्या है? एसेस द चाइल्ड सर्कुलेटरी स्टेटस। जो बच्चा है उसका हमें सर्कुलेटरी स्टेटस चेक करना है और वी कैन से कि उसका न्यूरोवास्कुलर स्टेटस हमें देखना है। क्यों? बिकॉज जब भी हम ये स्पाइका कास्ट लगाते हैं तो इनिशियली क्या होता है, एक पेशेंट में ये जो कास्ट होता है ये एक्ट करता है एज टॉर्निकेट। सो ऑब्वियसली अगर ये एक्ट करेगा एज ए टॉर्निकेट, सो ये क्या करेगा, ये कंप्रेस करेगा इस रीजन को, ठीक है, सम रीजन ये कंप्रेस करेगा। तो वहाँ पे मसल्स है और मसल्स में जो है मसल्स अरेंज होती है इन द फॉर्म ऑफ फेशिया, ठीक है, मसल ग्रुप ऑफ मसल फाइबर्स होता है ऐसे, दैट्स कॉल्ड एज द फेशिया। सो इस ग्रुप ऑफ मसल फाइबर्स के थ्रू रन होते हैं आर्टरी, वेन एंड नर्व। जब यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज होता है सो इनसाइड दिस फेशिया भी क्या होता है, यहाँ पे भी प्रेशर इंक्रीज होता है। लेकिन ये जो कवरिंग होती है इसकी बाहर से, दैट इज टफ कवरिंग है। इनसाइड प्रेशर जब इंक्रीज हो गया सो दिस कैन नॉट गेट रप्चर्ड। सो क्या होता है, जो यहाँ से आर्टरी, वेन और नर्व है ये कंप्रेस हो जाते हैं। दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज द कंपार्टमेंटल सिंड्रोम। सो कंपार्टमेंटल सिंड्रोम अगर डेवलप हो जाएगा एक इंडिविजुअल में, सो आर्टरी भी ब्लॉक हो गई, वेन भी और नर्व भी कंप्रेस हो गई, सो देयर कैन एग्जिस्ट द न्यूरोवास्कुलर इनसफिशिएंसी। और ये जो कंपार्टमेंट सिंड्रोम होता है ये मेडिकल इमरजेंसी होती है, जिसको क्या करना होता है कि फेशियोटमी हमें परफॉर्म करनी है एक इंडिविजुअल में। फेशियोटमी में क्या करते हैं, अगर सिंगल मसल फेशिया इन्वॉल्व होगा या मल्टीपल मसल फेशिया इन्वॉल्व होंगे, उनमें कि हम क्या करते हैं, इंसिजन देते हैं सो दैट कि ये जो प्रेशर है ये रिलीव हो जाएगा। जब प्रेशर रिलीव हो जाएगा सो जो आर्टरी, वेन और नर्व ऑक्लूड हो रही है उसका ऑक्लूजन ख़त्म हो जाएगा बिकॉज ऑफ द प्रेशर जो ऑक्लूजन हो रहा है ऐसे पेशेंट में। अब अगर किसी पेशेंट को न्यूरोवास्कुलर इनसफिशिएंसी है सो ऑब्वियसली ऐसे इंडिविजुअल में जो साइनस डेवलप हो सकते हैं, क्या क्या हो सकता है, पल्सलेसनेस होगी, वहाँ पे कूलनेस होगी, देन देयर इज़ पेन बिकॉज इस्कीमिया डेवलप हो रहा है वहाँ पे, क्योंकि एट्रियल सप्लाई नहीं जा रही है। अब वीनस सप्लाई नहीं जा रही है सो इडीमा कैन एग्जिस्ट देयर। देन नर्व सप्लाई नहीं जा रही है सो देयर इज़ नमनेस होगी और टिंगलिंग सेंसेशन होगी। अगर एग्जामिनर पूछेगा कि किसी पेशेंट को हमने फ्रैक्चर हुआ है, वहाँ पे हमने कास्ट जो है वो अप्लाई किया है, अब पेशेंट ऐसी साइनस जो है वो रिवील कर रहा है, वो ऐसे बोल रहा है कि मुझे ऐसे सिम्टम्स डेवलप हुए हैं, सो एट दैट टाइम आपकी इमीडिएट इंटरवेंशन क्या होना चाहिए, एट दैट टाइम यू आर सपोज्ड टू इन्फॉर्म द फिजिशियन, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट करता है कंपार्टमेंट सिंड्रोम को, और जब भी कंपार्टमेंट सिंड्रोम होगा दैट इज़ ए मेडिकल इमरजेंसी। सो ऐसे पेशेंट में हमें क्या करना है, एसेस करना है चाइल्ड का सर्कुलेटरी स्टेटस, उससे हमें पता चलेगा कि कंपार्टमेंट सिंड्रोम क्या डेवलप हुआ है या नहीं हुआ है। सो इट वाज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर।
Hope you have enjoyed it well and stay connected for more content.